डैनरन के पिछले एपिसोड में हमने देखा इविल बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने लगा और इवन वो मोमो को ऑलमोस्ट मारने वाला था। इससे ओकरम रियलाइज करता है कि वो बहुत ज्यादा वीक है और वो स्ट्रांग होने की कोशिश करता है, जिसपे टर्बो ग्रैनी उसे उसके स्कूल लेके जाती है और उसे स्ट्रांग बनाने के लिए उसे म्यूजिशियन वाले भूतों से लड़वा देती है। और अब आगे तो एपिसोड की शुरुआत होती है और म्यूजिशियन भूतों में से एक भूत कहता है, इतना बेसुरा गाना आखिर बजा कौन रहा है? जिसपे ओकरम और आयरा दोनों ही सोचते हैं हमने तो ये चीजें की नहीं, तो हम धीरे धीरे निकल जाते हैं। लेकिन टर्बो ग्रैनी यहाँ पर बीच में टपक करते और बोलते हैं इन्हीं दोनों ने बजाया, मतलब अब ये दोनों फंस चुके हैं और इन्हें इन भूतों से लड़ना ही पड़ेगा। तो ये जो भूत होते हैं अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स से हमला करते हैं और जब ये इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं तो जो म्यूजिक के नोट्स होते हैं वो उन पर टूट पड़ते हैं और हमें पता चलता है एक एक नोट एक एक बॉम्ब की तरह है, मतलब अब इन दोनों को हर एक नोट को डॉज करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कुछ नोट्स हवा में तैर भी रहे हैं और टर्बो ग्रैनी कहती है ये सबसे ज्यादा खतरनाक नोट्स हैं, अगर इन तैरने वाले नोट्स से टकरा गए तो फिर तुम वहीं पर फ्रीज हो जाओगे और ये भूत तुम्हारे ऊपर बहुत सारे बॉम्ब्स बरसा देंगे। तो अब ये भूत क्या करते हैं, यहाँ का पूरा एरिया ही चेंज कर देते हैं और आयरा और ओकरुन एक राइस फील्ड में आ जाते हैं। यहाँ पर वो भूत उन पे हमला भी करते हैं और ये दोनों उससे बचते हुए भागते हैं। लेकिन इन्हें पता चलता है राइस फील्ड काफी ज्यादा स्टिकी होता है, तो इन्हें भागने में दिक्कत हो रही है। इसी वजह से ये दोनों उन बॉम्ब्स से बाल बाल बचते हैं। यहाँ पर आयरा के पास एक्रोबैटिक सिल्की की पावर थी, तो अपने फ्लेक्सिबिलिटी के कारण काफी अच्छे से डॉज भी कर पाती है। लेकिन वो उन भूतों पे हमला नहीं कर पा रही थी क्योंकि आसपास बहुत सारे फ्लोटिंग नोट्स थे और आयरा को कोई भी ओपनिंग नहीं दिख रही थी। यहाँ पर ओकरुन भी उन हमलों से बचने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे कि टर्बो ग्रैनी ने कहा ओकरुन के पास ज्यादा स्विचिंग एबिलिटी नहीं है, तो वो एक फ्लोटिंग नोट से टकरा जाता है और वहीं पर फ्रीज हो जाता है। अब यहाँ पर ओकरुन के ऊपर बहुत सारे नोट्स बरसते भी हैं, लेकिन वो किसी तरह बच जाता है। यहाँ ओकरुन आयरा को देखता है और कहता है कि ये काफी ज्यादा स्ट्रांग है, मैंने अब तक बहुत सारे स्ट्रांग ओपोनेंट से लड़ा है और मैं सोच रहा था कि मैं थोड़ा बहुत स्ट्रांग हो चुका हूँ, लेकिन नहीं, मैं उतना ही पैथेटिक हूँ जितना पहले था। जिस पर टर्बो ग्रैनी उसे गुस्सा कर दिया और कहती है कि अगर रोना ही है तो यहाँ पर ड्रैग के मर जा, ऐसी बात नहीं कि तुझे उनके ही रिदम के हिसाब से जंप करना है, तो खुद का एक म्यूजिक स्टाइल बना, किसी भी म्यूजिक के बारे में सोच और उसके बीट के अकॉर्डिंग मूव करने की कोशिश कर। जिसपे ओकरुन कहता है कि मैंने अब तक जिंदगी में कभी भी म्यूजिक सुना ही नहीं, लेकिन सडनली उसे याद आता है उसने हायाशी का रिचुअल जो अटेंड कर रखा था और उसे उनका गाना जो कि हंटिंग सोल है वो काफी ज्यादा पसंद आया था, उसके ऊपर वो इवन वाइब भी कर रहा था और इसी के साथ ओकरुन अपना पर्सनल गाना चुन लेता है। यहाँ पर हम देखते हैं आयरा अभी भी उन नोट्स से बच रही थी, लेकिन सडनली उसका पैर फंस जाता है उस राइस फील्ड के अंदर और अब क्योंकि आयरा फंस चुकी है वो सारे के सारे भूत खूब सारे नोट्स की बरसात कर देते हैं। लेकिन आयरा यहाँ पर मरती नहीं क्योंकि अपना ओकरुन आगे उसे बचा लेता है। ओकरुन इतना ज्यादा फास्ट था कि वो हंटिंग सोल के रैप बीट्स को अडॉप्ट कर पाता है और काफी तेजी से उन सारे नोट्स को अवॉइड करके वो उन भूतों के ठीक नीचे आ जाता है। यहीं पर आयरा को मौका मिल जाता है और वो अपने लंबे बालों से एक भूत को पकड़ के नीचे ला के उसे खत्म कर देती है। अब ये दोनों कॉन्फिडेंटली तैयार हो ही रहे थे कि बाकी लोगों को ये आराम से निपटा देंगे, लेकिन ये सारे भूत अपना फाइनल पैतरा आजमाते हैं। वो अब पूरे के पूरे एरिया को चेंज करते हैं एक बड़े से ओपेरा कॉन्सर्ट के स्टेडियम में, जहाँ पर हम देखते हैं ये दूर किसी स्टेज पे खड़े हैं और अपने म्यूजिक से ये एक बहुत बड़े आदमी को समन कर लेते हैं। उसके बाद और भी बड़े लोग आ जाते हैं और अब ये सब लोग मिलके ओपेरा के गाने गाने लगते हैं और ओपेरा का गाना गाते गाते ये सब लोग अपने मुंह से बहुत सारे शैडो ह्यूमंस निकालते हैं। ये शैडो ह्यूमंस एक्चुअल में रियल नहीं थे, ये बस एक इल्यूजन था और इतने हजारों संख्या में शैडोज निकल के ओकरुन और आयरा पे भारी पड़ते हैं। अब ये लोग यहाँ पर फंस चुके हैं और अगर इन लोगों ने सही टाइम पे कुछ नहीं किया तो इनका दम घुट के यहीं मर जाएंगे। यहीं पर आयरा ओकरुन का हाथ पकड़ती है और अपने बालों की मदद से वो उन दोनों को ही उस बड़े से आदमी के ऊपर ले जाती है। उन दोनों को देखते ही साइड वाली बड़ी सी औरत उनको पंच मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो कूद जाते हैं और वो पंच सीधा गिरता है उस गाने वाले आदमी पर। यहाँ पर आयरा ओकरुन को आगे धक्का दे देती है और कहती है कि तुम जाके उन भूतों को संभालो, मैं यहाँ पर इन गाने वालों को देख लूंगी। जिसपे आयरा अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और अपने लंबे बालों की मदद से इन सभी बड़े से गाने वाले लोगों को अपने ही ऊपर अटैक करने पे मजबूर कर देती है और आखिरी वाले को ये खुद हरा देती है। ओकरुन भी यहाँ पर काफी तेजी से सब लोगों को डॉज कर रहा था और इवन वो बीट्स को भी साथ ही साथ डॉज कर रहा था। वो हवे में ही फुल थ्रोटल यूज करता है और एक साथ बहुत सारे शैडोज को उड़ा देता है। अब ओकरुन के पास सिर्फ एक फुल थ्रोटल डैश बची थी। यहाँ पर टर्बो ग्रैनी ओकरुन को मोटिवेट करती है और कहती है कि मेरे पावर्स पे ध्यान दो और अपने बीट्स पर भी ध्यान दो। 5 स्विचेस पर सेकंड मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी जब मैं अपने फॉर्म में थी। यहाँ पर ओकरुन टर्बो ग्रैनी की बात आराम से समझ जाता है और वो फाइनल फुल थ्रोटल यूज करके एक साथ 5 स्विचेस परफॉर्म कर लेता है
और वो एक साथ 5 भूतों को वहाँ पर उड़ा देता है। इसी के साथ सारे भूत खत्म और ये सब लोग वापस उस स्कूल के रूम में आ जाते हैं, जहाँ ओकरन पहले तो आयरा का शुक्रिया अदा करता है क्योंकि उसी की वजह से वो जिंदा भी हो और वो दोनों मिलके उन सबको हरा पाए। एंड इवन वो टर्बो ग्रैनी को भी थैंक यू कहते हैं उसे टेक्निक सिखाने के लिए, जिसपे टर्बो ग्रैनी कहती है उसकी पावर इससे कई गुना ज्यादा है और ओकरन को उसे हासिल करना ही होगा। यहाँ पर आयरा पूछती है ये सब भूत आखिर थे कौन, जिसपे टर्बो ग्रैनी कहते हैं अक्सर म्यूजिक क्लास में जब बच्चे आते हैं तो वो इन पोर्ट्रेट्स को देख के डर जाते हैं और ये पूरा का पूरा डर एक ही रूम में इकट्ठा हो के एक स्पिरिट का फॉर्म ले चुकी थी और अगर रात के 2 बजे को यहाँ पर आके पियानो बजाएगा तो वो वापस से जग जाएंगे। ओकरन और आयरा सोचते हैं ऐसा हम फिर कभी नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर टर्बो ग्रैनी गलती से एक और बीट दबा देती है पियानो का और यहाँ पर फिर से वो भूत जाग जाते हैं। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मांजिरो जीजी को समझा रहा है हमें हायाशी रिचुअल परफॉर्म करना ही पड़ेगा। वो आके समझाता है इविल आई ने मोमो और ग्रैंडमा दोनों को ही हराने की कोशिश की, दोनों को ही मारने की कोशिश की और दिन ब दिन तेरा उसके ऊपर कंट्रोल खोता जा रहा है। वो आगे जीजी को ये भी कहता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो जीजी कभी अपने पेरेंट्स के साथ नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाएगा। तो वो फाइनली जीजी को समझाता है इविल आई को मरने दो, यही सबके लिए बेटर रहेगा। यहाँ मोमो भी सेइको को समझाने की कोशिश करती है लेकिन सेइको चुप रहती है क्योंकि उसे भी पता है मांजिरो जो भी कह रहा है वो सब सच है। यहाँ पर सडनली जीजी को आवाज आती है ओकरन की जो कि उसे बाहर बुला रहा था। यहाँ सब लोग बाहर आते हैं और ओकरन का 200% का कॉन्फिडेंस देखते हैं। वो सीधा जीजी को ओपन चैलेंज देता है इविल आई में ट्रांसफॉर्म हो और मैं अब इसको हराने वाला हूँ, जिसपे मोमो ओकरन से पूछती है ये कैसा पागलपन है। यहाँ ओकरन सबसे कहता है इविल आई ने मेरे दोस्तों और मेरे चाहने वालों को मारने की कोशिश की और मुझे उस समय बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था जब उसने मोमो को मारने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे पता था कि मैं इतना स्ट्रांग नहीं हूँ और तुम लोगों को ये भी पता था कि जीजी की डिसीजन की वजह से तुम सबकी जान खतरे में है, लेकिन फिर भी तुमने उसे एक परिवार माना और मैं इसे काफी ज्यादा कूल समझता हूँ और इसलिए मैं अपना पार्ट निभाऊंगा। मैं यहीं पर इविल आई को हैंड टू हैंड कॉम्बैट में अकेले हराऊंगा। यहाँ इवन वो जीजी को कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे इविल आई को जिंदा रखने की चाहत को मैं हमेशा सपोर्ट करूंगा, जिसपे जीजी भी ओकरन पे भरोसा करता है और आयरा जीजी के ऊपर ठंडा पानी फेंक देती है और उसके फेंकते ही ओकरन सीधा के सीधा फुल थ्रॉटल मारता है और जीजी भी ट्रांसफॉर्म हो जाता है और ये दोनों ही काफी एपिक क्लैश करते हैं और इसी के साथ एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। देखो अब ये कोई नॉर्मल बैटल नहीं होने वाली, अगला एपिसोड एकदम तगड़ा होने वाला है और मैं कह सकता हूँ कि ये डैंडर का वन ऑफ द हाईएस्ट रेटेड एपिसोड में से एक होने वाला है। तो अगले एपिसोड के लिए एकदम तैयार रहना। इन दोनों जानवरों को हम भिड़ते हुए देखने वाले हैं और देखेंगे कौन जीतता है। तो बस आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।